हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 9 सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या फिर किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंप्लीटली तरीके से समझने वाले हैं। देन जो मेन टॉपिक होने वाला है, जिस पे हमारा मेन फोकस होने वाला है आज के इस वीडियो लेक्चर में, वो होने वाला है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड देयर यूजेस। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में जनरली हम बात किसके बारे में करेंगे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की। आज हम जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है मेटल एंड नॉन मेटल उसको अच्छी तरीके से समझने और याद भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं सैनिक स्कूल सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि फॉसिल फ्यूल था। कंबशन एंड फ्लेम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, फोर्स एंड फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं, साउंड एंड बेसिक्स, रिफ्लेक्शन को भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। और आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आज इस लेक्चर को भी हम, इस टॉपिक को भी हम खत्म करने वाले हैं। ओके, नाउ बात करें लर्निंग्स की, तो लर्निंग्स में जो आज का मेन टॉपिक है आपको पता है मेटल नॉन मेटल्स। मेटालाइट्स को भी समझेंगे, ठीक है, मेटालाइट्स क्या होते हैं एंड देयर इनके यूजेस क्या होते हैं, इनके एलॉय क्या होता है, मेटलर्जी क्या होती है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रहने वाली चीज़ है। सो बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स की। ठीक है, अब आप ये लोग कहेंगे कि सर हम तो मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ने वाले थे, बट एक्चुअली में आप तो एलिमेंट्स पढ़ा रहे हैं। देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टाइप है एलिमेंट के, इसलिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक आपको पता होगा, देन उसका क्लासिफिकेशन हम कर लेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो फर्स्टली बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स होते क्या है? देखो, बहुत सारी चीजें हैं अर्थ पे, मैं बात करूंगा सभी चीजों की, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स। ठीक है, वो सारी चीजें किसी ना किसी चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। जैसे मैं बात करूं नमक की, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल, नमक की बात कर रहा हूं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक क्या होता है हमारा? सोडियम क्लोराइड। एक सिंपल सी थिंग है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है? अब यहाँ देखोगे ये क्या है हमारा, एक सोडियम है और ये क्या है, क्लोराइड। मतलब कि जो नमक भी है ना हमारा, दो तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना है, दो तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना है, सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है, बात करें वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, यानी कि किससे मिलकर बना है वाटर? हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट से और ऑक्सीजन एलिमेंट्स। अभी मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स नहीं बता रहा, आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि एलिमेंट्स होते क्या है। सो हमें इससे क्या समझ में आया है कि एलिमेंट क्या है? बेसिक बिल्डिंग। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे सारी चीजें इस अर्थ पे, मैं कहूंगा, या फिर इस यूनिवर्स में जो सारी चीजें किससे मिलकर बनी है? एलिमेंट से मिलकर बनी है। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। जनरली कैसे होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। अगर मैं सोडियम सोडियम की बात करूं तो प्योर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आयरन की बात करता हूं। आयरन कैसा होता है? आयरन सिंपल प्योर, एक सिंगल कंपाउंड, सिंगल एलिमेंट्स होता है आयरन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आयरन भी दो चार एलिमेंट्स मिलकर बना हो। तो आयरन क्या हमारा प्योर सब्सटेंस, तो आयरन क्या हमारे लिए एक एलिमेंट। सोडियम क्या है? प्योर सब्सटेंस, वो किसी चीज से मिलकर नहीं बना, वो अपने आप में एक चीज है, तो वो अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है। क्लोरीन क्या है? एक प्योर सब्सटेंस, बट हमने जब क्लोरीन और सोडियम को मिला दिया तो क्या बन गया? नमक बन गया, तो एक अलग चीज बन गई, जैसे हम कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड हमें भी नहीं पढ़ना, अभी हम बात करने वाले एलिमेंट की, तो एलिमेंट पर फोकस करते हैं। सो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिससे ये सारी चीजें, जिससे एवरीथिंग, सारी चीजें कहूंगा बनी हुई है। तो एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इनको और नहीं तोड़ा जा सकता किसी चीज में। जैसे मैंने अभी नमक को तोड़ दिया सोडियम क्लोरीन में, वाटर को तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लेकिन एलिमेंट्स को नहीं तोड़ सकता। मैं अगर हाइड्रोजन को तोड़ूंगा तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को तोड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला मुझे, ना ऑक्सीजन को तोड़ने से कुछ मिलने वाला। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो गए? प्योर सब्सटेंस हो गए। ठीक है, जिन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंपल शुगर की बात करूं, शुगर किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से मिलकर बना होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक जो ब्लॉक्स हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये क्या हमारे एलिमेंट्स हैं। ओके, डेफिनेशन की फॉर्म में बात करें तो केमिकल एलिमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंस। इनको तोड़ के हम किसी अदर सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते। ठीक है, बाय केमिकल रिएक्शन की बात करें, एग्जांपल गोल्ड। गोल्ड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। गोल्ड किसी चीज से मिलकर नहीं बना था, गोल्ड अपने आप में प्योर होता है। कॉपर एक प्योर एलिमेंट है।
सिल्वर क्या है, प्योर एलिमेंट है। सोडियम क्या है, प्योर एलिमेंट। कार्बन क्या है, प्योर एलिमेंट। क्लोरीन क्या है, प्योर एलिमेंट है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सो आई होप कि आपको जो एलिमेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी नाइन्थ, मतलब जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आपको एलिमेंट्स का और डीप क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको एलिमेंट्स का कंपाउंड भी पढ़ना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स एटम्स भी पढ़ना है, लेकिन वो अभी हमारी सिलेबस में नहीं, तो उसको हम बात नहीं करेंगे। बात करते हैं जिसमें जो हमारा टॉपिक होने वाला है। सो हमें समझ में आ गया कि एलिमेंट्स वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, या फिर बेसिक सब्सटेंस है, बेसिक थिंग है, जिससे हमारी ये सारी चीजें मिलकर बनी है। अब एलिमेंट्स को भी हमने क्लासीफाई किया है तीन कैटेगरी में। कौन कौन सी कैटेगरी में? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो आप कहेंगे कि हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स तो चैप्टर का ही नाम है, मेटलॉइड्स क्या है? तो ये भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो अलग एक कैटेगरी हो जाती है। ठीक है, जिनकी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाला है। तो उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, हमने कुछ बेसिक पैरामीटर्स रखे हैं, उसके हिसाब से हमने कुछ एलिमेंट को मेटल बोला है, कुछ को नॉन मेटल। जो कैटेगरी में आते हैं वो मेटल हो गए, जो नहीं आते वो नॉन मेटल हो गए। और ऐसे कुछ एलिमेंट जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कैसे हो गए? हमारे मेटलॉइड्स हो जाएंगे। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मेटल्स में हम जनरली आयरन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक एक्सेट्रा। ठीक है, नॉन मेटल्स बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फोस्फोरस, क्लोरीन, ये सारे क्या है? नॉन मेटल्स है। मेटलॉइड्स गिनती के होते हैं 7। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे? ये हमारे हो गए मेटलॉइड्स बेसिक। ठीक है, सो फर्स्ट बात आ गई हमारी किसकी? मेटल की। तो मेटल क्या होता है? ठीक है, देखो ऐसे एलिमेंट, देखो हमने पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में किया गया है। तो आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ही याद रखनी है कि क्लासिफिकेशन को बताने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। सो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स विच आर जनरली हार्ड। कैसे हैं? हार्ड है। ठीक है, शाइनी मतलब चमकदार है। इनको बीट कर करके हम शीट का फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, इनसे हम वायर बना सकते हैं, पतले पतले वायर बना सकते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या है? कि वो हीट को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मेटल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आयरन, कॉपर, गोल्ड। आयरन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हीट भी कंडक्ट करता है। ठीक है, इससे पतली पतली शीट बनती है। आयरन की शीट तो आपने देखी भी होगी। ठीक है, कॉपर के आपने वायर देखे होंगे। ठीक है, गोल्ड के भी वायर होते हैं, गोल्ड के आपने ऑर्नामेंट देखे होंगे, बट उसमें वायर्स भी होंगे। ठीक है, पतले पतले वायर्स होते हैं। तो ये सारे क्या है? हमारे मेटल्स हैं। ओके, तो और डीप बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी मेटल के पास है उसके बारे में बात करते हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट, कठोर स्टेट में होते हैं ना, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। आपको पता है तीन फॉर्म होते हैं बेसिकली मैटर की। सॉलिड होता है, या तो लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। तो सॉलिड कैसे? जैसे हमारी टेबल कैसी सॉलिड है। ठीक है, हमारा जो वाटर कौन सा फॉर्म है? लिक्विड है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो एयर है वो किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म अलग अलग है। तो आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। तो सॉलिड जो मेटल्स होते हैं जनरली किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होता है। आपने आयरन को देखा है, आयरन क्या बहता है? नहीं बहता। ठीक है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। लिक्विड में तो नहीं है ना, लिक्विड में नहीं होता आयरन, ध्यान रखिएगा। ओके, तो जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब देखो ये केमिस्ट्री है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो उसको भी आपको याद रखना जरूरी है। जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जनरली रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो इस टेम्परेचर पे जो भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट मर्करी। ठीक है, मर्करी किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पानी जैसा बहता है। ठीक है, तो लिक्विड क्या होगी, सॉरी मर्करी क्या होगी? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बाकी उसके अलावा जितने भी हैं सब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी मेटल्स की, क्या? कि वो सॉलिड होते हैं। सेकंड, वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। ठीक है, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे लोहा कैसा होता है? हार्ड होता है। उसको आप आसानी से मोड़ सकते हैं क्या? नहीं मोड़ सकते। उसको आसानी से तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। ठीक है, बट आप उसको काट भी नहीं सकते। मेटल्स की बात करें, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है? जैसे मेटल्स, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम भी मेटल है,
ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट मेटल होते हैं। इनको आसानी से आप पीसेस में कट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर में देखिए, इसमें ये जो मेटल है ये हमारा सोडियम है, ठीक है। इसको क्या किया जा रहा है, चाकू से काट के अलग कर दिएगा, ठीक है। लोहे को आप इस तरीके से काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि लोहा बहुत ज्यादा हार्ड होता है। बट सोडियम होता तो सॉलिड फॉर्म में है, बट ये हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है, आसानी से कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिठाई की तरह कट जाएगा, ठीक है, मिठाई की तरह टूट जाएगा, ओके। तो इजिली इसको कट किया जा सकता है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है, बट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हार्ड है। आप कहोगे कि सर इसमें तो प्रॉपर्टी ज्यादा एक्सेप्शन है, तो ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ओके। आपको उसमें बता सकता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, लस्ट्रस, ठीक है। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, शाइनी अपीयरेंस, मतलब चमकदार। कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। जैसे गोल्ड कैसा होता है, चमकता है ना, जब भी उस पर लाइट पड़ती है चमकता है। सिल्वर कैसा होता है, उस पर लाइट पड़ेगी तो चमकेगा। तो जो मेटल्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होता है, ठीक है। जब भी उसको जब भी कट करोगे, पॉलिश करोगे, तो कैसे हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टीज लस्ट्रस होते हैं, ओके। मेलिबिलिटी, एक मेलिबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। मेलिबिलिटी क्या होता है, जैसे मान लो एक लोहे की शीट है, ठीक है, लोहा है, उसको मैंने क्या किया, उसको पीट पीट कर हथौड़े से पीट पीट कर उसको शीट में बना दिया, लेकिन वो टूटा नहीं है, सीट में बस कन्वर्ट हो गया, पतली सी सीट बन गई। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी बोलते हैं। यानी कि मेटल्स को हम पीट पीट कर सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उसको तोड़े। देखिए ध्यान रखिएगा, बिना उसके तोड़े बात कर रहा हूँ, टूटना नहीं चाहिए, वो बस सीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, मेलिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी क्या होता है सर, देखो मेलिबिलिटी तो आपको समझ में आ गया कि हमने लोहे को पीट पीट के क्या किया, एक सीट का फॉर्म दे दिया, पतली सीट का फॉर्म दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने उसको कैसा बना दिया, कॉपी के पेज जैसा बना दिया, पतली सी शीट जैसा बना दिया। तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, मेलिबिलिटी। ये जनरली सारे मेटल्स के पास होती है, उनको पीट पीट के हम सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, बस इसमें हम सीट की जगह पे वायर कर देते हैं, यानी कि हम कुछ ऐसी मेथड यूज करते हैं जिनसे हम उसको क्या करते हैं, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, पतली पतली वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपने घर में केबल्स देखी होंगी, केबल्स के अंदर क्या होते हैं, पतले पतले वायर्स होते हैं। किसके वायर्स होते हैं वो, कॉपर के। किसके वायर होते हैं, कॉपर के। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को हम पतले पतले वायर्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, डक्टिलिटी, ठीक है। तो मेलिबल से क्या याद रखना है आपको, कि मेलिबल से आपको याद रखना है कि वो जो कोई भी मेटल है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, सीट के फॉर्म में, ओके। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ठीक है। तो ये हो गई दो प्रॉपर्टी मेटल्स की, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कि जो किसी भी चीज को आसानी से फ्लो होने दे, ठीक है, सिंपली अपने अंदर से फ्लो होने दे ना, बेसिकली। जैसे मैं बात करूं हीट की, आपने आपके घर में बर्तन होंगे बड़े, ठीक है, यूटेंसिल्स होंगे बहुत सारे, कॉपर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब भी आप उसको गर्म करते हैं स्टोव के ऊपर, तो क्या होता है, वो पूरा पतीला ही गर्म हो जाएगा, ठीक है। जब भी उसको गर्म करेंगे तो पूरा पतीला गर्म हो जाएगा, जबकि आप उसके बस नीचे वाले पार्ट को गर्म कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें जो हीट होता है वो पूरी जगह पर फैल जाता है, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है। तो जब भी आप उसको ऊपर भी छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ जितने एरिया में फ्लेम है उतने ही एरिया में गर्म होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो पूरा का पूरा जो बर्तन होगा, यूटेंसिल होगा, वो पूरा का पूरा ही गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मेटल से बना हुआ है, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्शन होता है हीट का, हीट हर जगह फैल जाती है मेटल के अंदर। और वैसे ही सेम होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी सेम कंडक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको कॉपर का एग्जांपल दिया कि वायर के अंदर क्या होता है, कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है ना, तो वो किसका कंडक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। यानी कि हीट को भी अच्छी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से ट्रांसफर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी मेटल की, कि वो सॉलिड होते हैं जनरली एक्सेप्ट मर्करी, हार्ड होते हैं बट सोडियम पोटेशियम हार्ड नहीं होते, लशरस होते हैं यानी कि शाइनी अपीयरेंस होता है, मेलेबल होते हैं यानी कि उनको हम पीट पीट कर शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है यानी कि उनको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, पतले पतले। कंडक्टिविटी होती है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर
कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जैसे डेंसिटी और स्ट्रेंथ। डेंसिटी और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स वो कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं यानी कि स्ट्रांग होते हैं। सिंपली बता रहा हूँ, स्ट्रांग कहना चाहता हूँ। डेंसिटी आपको समझना होगा डेंसिटी क्या होता है। वैसे मैंने डेंसिटी आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा और समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल में देखिए, मैं कहता हूँ कि 5 kg का एक डंबल है, ठीक है। जनरली लोहे का डंबल होता है ना, तो एक डंबल है कितने केजी का, 5 kg का। और सेकंड हैंड साइड आपको मान लो एक 5 kg कॉटन है, रुई है, ठीक है। 5 kg कॉटन है, तो किसका साइज ज्यादा बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर कि जो कॉटन होगा उसका साइज बड़ा होगा। तो कॉटन का साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है, लेकिन वजन तो दोनों में ही बराबर है। तो जब देखो डेंसिटी, वैसे आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कितने वॉल्यूम में कितना मास डिस्ट्रीब्यूट है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल डंबल का वॉल्यूम कम है और उसके में मास तो सेम डिस्ट्रीब्यूटेड, बट बात करूं कॉटन की, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन मास सेम है, तो डेंसिटी किसकी कम हो गई? डेंसिटी किसकी कम हो गई? कॉटन की। डेंसिटी किसकी कम हो गई? कॉटन की। डंबल की डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि उसकी कम एरिया में ज्यादा मास है, बट सेम वही मैं बात करूं कॉटन की, तो उसकी ज्यादा एरिया में सेम मास है, तो मतलब वो डेंसिटी कम हो गई। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि डेंस का मतलब क्या है। कॉटन क्या था? डेंस नहीं था, बट वो क्या है? डेंस है। जो डंबल है वो क्या है? डेंस है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। मेटल्स जनरली डेंस होते हैं, उनका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर यूनिट वॉल्यूम वो ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या है कि वो जब भी उसको स्ट्राइक किया जाता है, आपने अपने स्कूल की बेल देखी होगी, ठीक है। जब भी उसको स्ट्राइक होती है, लोहे से लोहा जब टकराता है, ठीक है, स्ट्राइक होगा, तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के अंदर होती है, नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती। तो सोनोरस भी एक क्या है? प्रॉपर्टी है मेटल की। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? देखो, ये एक एबिलिटी है, जब भी मेटल को खींचा जाएगा ना, जब भी खींचा जाएगा, स्ट्रेच किया जाएगा, तो वो आसानी से नहीं टूटता, ठीक है। यानी कि एक मेटल के पास क्या है? एबिलिटी है कि जब भी उसको खींचा जा रहा है तो वो टूट नहीं रहा है, ठीक है, टूट नहीं रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? टूट जाते हैं। वैसे जनरली सॉलिड फॉर्म में होते ही नहीं, लिक्विड को तोड़ना वैसे ही आसान होता है, तो आप कह सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल्स में ही होती है। ओके, सो मेटल्स कैसे होते हैं? हाँ सॉरी, मेटल्स के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? लास्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि एबिलिटी टू रेजिस्ट ब्रेकिंग व्हेन पुल्ड और स्ट्रेच, यानी कि जब भी खींचा और उसको खींचा जाएगा या फिर स्ट्रेच किया जाएगा, ठीक है, पुल किया जाएगा, स्ट्रेच किया जाएगा, देन वो आसानी से टूटेंगे नहीं। तो ये कौन सी उसकी प्रॉपर्टी होगी? टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन से मेटल में होती है? वो होती है टंगस्टन में। किसमें होती है? टंगस्टन में। तो आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ किस मेटल के पास है या फिर किस एलिमेंट के पास है, तो आपको याद रखना है कि टंगस्टन होता है। ओके, क्लियर। तो ये जो थी हमने पढ़ ली यहाँ पे, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो आपको इसको ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें आपने फर्स्ट टाइम सुनी होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपने फर्स्ट टाइम सुनी है तो आपको उसको ध्यान से सुनना होगा, तभी आप इन चीजों को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी और आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये चीज पता है कि कोई भी चीज सबसे छोटा जो पार्टिकल, सबसे जो छोटी यूनिट है किसी भी चीज की, वो क्या है? हमारी एटम है। एटम के बारे में आपने शायद सुना हो, एटम बस नाम भी सुना होगा, तो काफी है, उसकी ज्यादा चीजें हम बात नहीं करने वाले। तो एटम्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी हम बात करने वाले हैं वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। मेटल्स कहते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? यानी कि उनके पास जनरली इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी तो जो इसका मेन जो क्लासिफिकेशन वो डिफरेंट बेसिस पे होता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। मेटल्स के पास क्या होते हैं? एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों को दे सकते हैं, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को, इसी नेचर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। यानी कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन से क्या याद रखना है? इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को
दे सकते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा होंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ठीक है। जब वो दे देगा तो एक, जब वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा जिसे हम कैटायन बोलते हैं। ये चीज आपको, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस आपको याद होना चाहिए, ओके। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं मेटल्स जनरली, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनके पास ज्यादा होते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम क्या एक मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है नेचर में, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, फिर फॉर्म करता है क्या, सॉल्ट का, यानी कि सॉल्ट बना लेता है। क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर क्या कर लेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, तो फिर ये सोडियम क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया यानी कि क्या है, मेटल है, ठीक है। इससे भी आप बता सकते हैं अल्टीमेटली मेटल ही है सोडियम, ओके। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, देखो ये केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसमें केमिकल रिएक्शन तो होगी, तो ये चीज आपको मान के चलनी है कि आपको केमिकल रिएक्शन भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट जितने भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो जितने भी मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेंगे, तो मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये आपको रट जाना चाहिए, मैं तो कहूंगा आपको पता होना चाहिए, ओके। फॉर एग्जांपल कॉपर, Cu का मतलब होता है कॉपर। ये छोटे छोटे सिंबल्स हैं अलग अलग मेटल्स के लिए सिंबल, ठीक है। जैसे मैंने सोडियम के लिए Na लिखा हुआ था, क्लोरीन के लिए Cl लिखा हुआ था, क्यूपर के लिए Cu लिखा है, आयरन के लिए, लोहे के लिए Fe लिखा है ना। तो ये पोटेशियम के लिए K लिखा होगा। तो ये अलग अलग सिंबल्स हैं, आपको सिंबल्स बस पता होनी चाहिए कि हाँ सिंबल्स भी होते हैं, याद करने की जरूरत देखो अभी है भी और नहीं भी एक तरीके से वो, लेकिन आपको मेटल्स को बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, मेटल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। जो क्वेश्चन है मेन वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज से ही आएगा, तो यहाँ आपको रिएक्शन रिएक्शन में ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है। तो ये क्या हो गया, कॉपर ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, O2 के साथ रिएक्शन किया तो उसने क्या बनाया, CuO, CuO। अब ये कैसे बना ये आपको नहीं पढ़ना, लेकिन आपको पता चलेगा कि मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। तो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये उसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज आसान है, केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी टफ है, तो आपको इसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक नेचर के होते हैं। देखो दो नेचर होता है, एक एसिड होता है और एक बेसिक नेचर होता है, ठीक है, बेसिक नेचर होता है, और बीच में न्यूट्रल नेचर के भी कुछ होते हैं। तो ये एसिडिक नेचर के नहीं होते, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं। सम जो मेटल ऑक्साइड है वो उनके पास एसिडिक नेचर भी हो सकता है, बेसिक नेचर भी हो सकता है, ठीक है। एसिड का अपोजिट जो नेचर होता है उसको बेसिक बोलते हैं, ठीक है। एसिड बेस भी आपका जो नेक्स्ट क्लास में है, सॉरी नेक्स्ट क्लास जब आप प्रमोट होकर जाएंगे 9 में चैप्टर आएगा एसिड बेस, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा एसिड बेस क्या होता है, ठीक है। एसिड बेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो आपको अभी यहाँ नहीं बता सकता मैं, क्योंकि वो एक बहुत अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, और मैं अगर उसको पढ़ाने गया तो आपका मेटल और नॉन मेटल छूट जाएगा। तो अभी इस समय के लिए आप बस मेरी बात को याद कर लीजिए। अगर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट है इस चीज को जानने में तो फिर आप जो नेक्स्ट हमारी क्लास है 9th क्लास जो है, ठीक है, उसका जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। सब मेटल ऑक्साइड उनके पास दोनों नेचर हो सकता है, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का एक मेटल, मेटल का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अब इनके ये जो मेटल ऑक्साइड है इनके पास दोनों प्रॉपर्टी है, ये तो एसिडिक भी है और बेसिक भी है, एसिड बेसिक दोनों बिहेवियर है। तो इनके लिए एक अलग से नाम दिया गया है, वो नाम दिया है इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या नाम दिया गया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे मेटल जो उनके पास एसिड बेस दोनों प्रॉपर्टी होती है, दोनों बिहेवियर शो करते हैं, वो होते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन जनरली जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो कोई पूछेगा तो आपको क्या बोलना, बेसिक नेचर का। एम्फोटेरिक आपसे नहीं पूछा जाएगा अभी के लिए, ओके। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, देखो हम लोग खाली पेपर के लिए तो पढ़ नहीं रहे, नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो हमें चीजें पता होनी चाहिए। मैं इसलिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर इस टॉपिक से मैं पढ़ाना चाहता हूँ बेसिक, फटाफट आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दूंगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर, नहीं। लेकिन मैं कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगी और नेक्स्ट क्लास में आपको हेल्प करेंगी चीजों को समझने में। तो आपको पढ़ने की कोशिश करना है अभी से, तो आपकी हैबिट में रहेगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि हमने तो पहली बार सुना, हमने तो ये पता ही नहीं है, हमें तो ये पता ही नहीं है, तो फिर आपको जब नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी और आप कहेंगे कि हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको इसको समझना है, ओके। नेक्स्ट
मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी कि जैसे नमक पानी में घुल जाता है ना, तो मेटल ऑक्साइड जनरली पानी में नहीं घुलते। ध्यान सुनिएगा, मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। और जो कुछ डिसॉल्व हो जाएंगे उनको हम बोलते हैं एल्कलीस। क्या बोलते हैं? एल्कलीस, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना, एल्कलीस क्या होता है। ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कलीस बोलते हैं। ओके। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। फॉर्म क्या करते हैं? बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये देखो थ्योरी वाला पार्ट है, इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म बेस। क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं, ठीक है। विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब देखो, बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, तो ये तो कोई ना कोई कंपाउंड है, कोई ना कोई चीज बन गई यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड। मान लो मैंने एग्जांपल आपको दिया था कॉपर ऑक्सीजन का, तो कॉपर ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब कॉपर ऑक्साइड नेचर में बेसिक नेचर का है। अब ये पता कैसे चलेगा? तो ये पता चलता है हमें लिटमस पेपर से। ये भी एसिड बेस का ही पार्ट है। ये लिटमस क्या होता है? जब भी लिटमस जो होता है वो अपना कलर चेंज करता है। ये एक तरीके से इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस का बताता है कि हाँ ये कोई जो भी कंपाउंड है वो एसिडिक है या फिर बेस है। तो लिटमस क्या बताएगा? एसिड है कि बेस है। तो एसिड पे होता है तब ये क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। एसिड में कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और बेस रहेगा तो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज जो है वो एसिडिक नेचर की है कि बेसिक नेचर की है। एसिडिक नेचर कब पता चलेगा? जब ये लिटमस जो होगा रेड कलर का हो जाएगा, और जो जब ये ब्लू कलर का हो जाएगा तो मान लेंगे कि जो चीजें थी वो कैसी थी? बेस थी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ, सॉरी ऑक्सीजन के साथ बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करते हैं, बहुत विग्रस तरीके से रिएक्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इनको रिएक्शन के लिए अलग से ऑक्सीजन के साथ इनको मिलाना नहीं पड़ता। अगर ये मान लो, मैं यहाँ पे विग्रस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, जैसे लोहा होता है, ठीक है, लोहा भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस पर जंग लग जाती है, आपने देखा हुआ है। वो एक तरीके से क्या है? फेरस ऑक्साइड ही है। तो सेम सोडियम पोटेशियम जो मेटल है ना, ये ऑक्सीजन के साथ इतना तेजी से रिएक्ट करते हैं कि इनको नॉर्मल अगर आपने रख दिया ना कहीं पे रूम में, ठीक है, तो ये इतना तेजी से रिएक्ट करेंगे, तुरंत बना लेंगे सोडियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम ऑक्साइड। तो इनको बचाने के लिए इनका एक्सपोर्टेशन ना हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन को ना हो, यानी कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इनको कैरोसिन के अंदर रखते हैं, ठीक है, कैरोसिन में डुबो के रखते हैं हमेशा। जिससे क्या होता है? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। तो सोडियम पोटेशियम बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट करते हैं, बहुत विग्रस तरीके से रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। इनके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हो रही है उसको रोकने के लिए सोडियम पोटेशियम को हम किसके अंदर रखते हैं? कैरोसिन के अंदर रखते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया कि कैरोसिन के अंदर हम इनको क्यों रखते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीशियम। देखो बहुत सारे मेटल्स हैं तो हम सबकी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज उनको पढ़ रहे हैं, तभी हम मैग्नीशियम की बात करें। इससे पहले हमने सोडियम पोटेशियम देखा था। मैग्नीशियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तभी रिएक्ट करता है जब वो इग्नाइट होगा, ठीक है, जब भी उसको एक इग्निशन, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अपने कंबशन फ्लेम चैप्टर में, तो मिनिमम टेम्परेचर उसको दिया जाएगा तब जाके वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसने रिएक्शन स्टार्ट कर दी, वो ऐसा नहीं है। उसको एक अलग से इग्निशन देना पड़ेगा, जिससे क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इस तरीके से व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे वो फुलझड़ी में देखने को मिलती है ना, सेम उस टाइप की फ्लेम आपको देखने को पड़ेगी। और लास्ट में आपको एक व्हाइट पाउडर मिलेगा। वो एक्चुअल में क्या होगा? व्हाइट पाउडर वो होगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फॉर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट पाउडर होगा। और जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो डेजलिंग फ्लेम देखने को मिलेगी, जैसे आपको वो फुलझड़ी में देखने को मिलती है। ओके, आयरन जनरली डज नॉट बर्न, ठीक है। आयरन जो होता है वो इस तरीके से जलता नहीं है, जैसे सोडियम जल जा रहा, पोटेशियम जल जा रहा, मैग्नीशियम जल जा रहा। आयरन इतनी आसानी से नहीं जलता। क्यों? आयरन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। सो आयरन इतनी आसानी से नहीं जलता ड्राई एयर में, जबकि उसको बहुत ज्यादा हीट भी दिया जाएगा ना तब भी वो जलता नहीं है। सो ये उसकी प्रॉपर्टी है कि आयरन का जो ऑक्सीजन के साथ इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं होता। लेकिन मॉइस्ट एयर जब रहती है, ठीक है, नमी वाली जो एयर रहती है, यानी कि जब ऑक्सीजन भी है और वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट है। मॉइस्ट एयर का मतलब पता है ना? नमी वाला, नमी है जो एयर में, कैसा ही नमी है, ठीक है, गीलापन है, वो वाटर की वजह से होता है जनरली। तो जब मॉइस्ट एयर होती है तब आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है
और किसका फॉर्मेशन करता है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिससे हम किसे आयरन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, जंग बोलते हैं, ठीक है, रस्ट, रस्ट, ठीक है। वो कब होगा, मॉइस्ट एयर में होगा, ड्राई एयर में नहीं होता। कभी भी जो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है वो ड्राई स्टेट में नहीं होता, ड्राई एयर के प्रेजेंस में नहीं होता, हमेशा मॉइस्ट एयर के प्रेजेंट में होता है, क्योंकि उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, वाटर कंटेंट चाहिए होता है, जिससे वो क्या कर सके, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो एयर होता है उसमें मॉइस्ट एयर होती है, ठीक है, सूखा एयर तो वैसे बहुत कम होता है, ऐसे तो नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, CO2 का फॉर्मेशन करता है, सल्फर हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्साइड हमारे बन गए। नेक्स्ट, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन मोस्ट एयर टू फॉर्म रस्ट, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब इस चीज को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब लोहे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो कुछ जगह पे ऑक्सीडेशन फायदेमंद है तो कुछ जगह पे नुकसानदायक है। आयरन का ऑक्सीडेशन क्या है, नुकसानदायक है, तो इसको हमें बचाना पड़ता है। तो इसको बचाने के लिए क्या क्या हम तरीके ले सकते हैं। फर्स्ट, आपके घर में हम जनरली यूज करते हैं कि हम लोहे को पेंट कर देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर शीट चढ़ा देंगे, पेंट कर दिया, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, उस पर जंग नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, उस पर एक जिंक की लेयर चढ़ा दो, एक अलग से एक दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा दो जो थोड़ा कम रिएक्टिव है, ठीक है, जैसे जिंक की लेयर चढ़ा दी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जब भी हम उस पर जिंक की लेयर, स्पेशली जिंक की लेयर चढ़ाएंगे तो उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जो कि मेटल को बचाता है रस्टिंग से, ठीक। एक और तरीका है, उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज दो, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो तो उस पर रस्ट नहीं लगेगी, ठीक है। जैसे आपके घर में वाटर रॉड होगी पानी गर्म करने के लिए, अगर आपने देखी हो तो उस पर भी जंग नहीं लगती, ठीक है। क्यों नहीं लगती, क्योंकि उसमें भी हम लोग बार बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो वो लोहा नहीं होता, वो मिक्सचर होते हैं, बट वो मेटल ही होता है, ओके। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो उसमें मेटल की प्रॉपर्टी, यानी कि किससे मिलकर बना होगा, मेटल से मिलकर बना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कॉपर, कॉपर जो होता है ऑक्सीडेशन में ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, अगर आपके घर में कॉपर के बर्तन होंगे तो वो हल्के हल्के ग्रीनिश टाइप के हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देते हैं, CuOH2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए थोड़ा को इसको डिफरेंट तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो कॉपर क्या करते हैं, ग्रीन कोटिंग बना लेते हैं कॉपर ऑक्साइड की और कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है, CuCO3 इसका फॉर्मूला होता है। जब भी ये मॉइस्ट एयर के अंदर आते हैं, मॉइस्ट एयर के कंट्रोल में आते हैं, तो आयरन कब रिएक्ट करेगा, मॉइस्ट एयर में रिएक्ट करेगा, कॉपर कब रिएक्ट करेगा, मॉइस्ट एयर में रिएक्ट करेगा, ठीक है। मॉइस्ट एयर मतलब वाटर कंटेंट प्रेजेंट है ना, तो इनका ऑक्सीडेशन जनरली मॉइस्ट एयर में ही होता है, ठीक है। मॉइस्ट एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन खत्म हो गई, ठीक है। अब हम रिएक्शन देखेंगे मेटल की वाटर के साथ, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल, एस अब हमने देखा कि कुछ जो मेटल थे बहुत आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जा रहे थे, कुछ ऐसे थे कि जो थोड़ा स्लो रिएक्ट कर रहे थे, मॉडरेट रिएक्ट कर रहे थे, और कुछ थे कि जो लीस्ट रिएक्टिव थे, ठीक है, बहुत स्लो रिएक्शन हो रही है। तो हमने तीन तरीके के मेटल्स हमने देख लिए। अब सेम हम वाटर के केस में भी देखेंगे, कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनको आप ठंडे पानी में डाल दीजिए, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, क्या बना लेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। और जब भी मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है तो साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये आपको याद रखना है कि साथ में क्या रिलीज हो रहा है। तो जब भी मेटल को हम वाटर के साथ डालते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एग्जाम्पल, सोडियम को हमने पानी में डाला तो सोडियम यानी Na सोडियम, H2 यानी कि वाटर। जब भी हमने सोडियम को पानी में डाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा ना, साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ओके। ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर गए। अब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, फेरस, ठीक है, लोहा भी मॉडरेट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव नहीं है। जिंक, ये कैसे है, ये रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर्म मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेटल ऑक्साइड। यहाँ मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता, याद रखना, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और साथ में क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। लीस्ट रिएक्टिव मेटल में हमारा लेड, Pb, लेड मतलब, Ag सिल्वर, Cu कॉपर, Eu गोल्ड, ठीक है। गोल्ड में भी बहुत स्लो रस्टिंग मतलब बहुत स्लो होता है कोरोजन, रस्टिंग जिसे हम बोलते हैं। सिल्वर में भी बहुत स्लो होता है, कॉपर में भी बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल से पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो हमें क्या समझ में आया कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जब भी ये पानी के कांटेक्ट में आएंगे। कोल्ड वाटर में भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक, ये किसके साथ करते हैं? स्टीम के साथ करते हैं। यानी कि जनरली हॉट वाटर में स्टीम निकलती है ना, वेपर हीट। जब भी आप पानी गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? स्टीम मिलेगा। तो ये तब रिएक्ट करेंगे जब इनको हीट दिया गया है ना। ये मॉडरेट रिएक्टिव है। और कुछ ऐसे है कि जिनको आप कुछ भी कर लो उनको पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं दिखानी, तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है हमारे। ओके, अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब हम रिएक्शन देख रहे हैं एसिड के साथ। जनरली हम कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है ना। तो ये HCl हो गया। H2SO4 भी एक एसिड होता है, इसकी भी रिएक्शन हम देख सकते हैं। तो मेटल जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, अभी आप एसिड समझिए, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो किसका फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। देखो, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेटल यानी कि सोडियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? NaCl, सॉल्ट बना लिया, और साथ में क्या रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये आपको एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन की, जिंक ने क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन की, तो क्या बना लिया? जिंक सल्फेट बना लिया। ये भी एक तरीके का सॉल्ट है। जनरली हम इसको खाने में यूज नहीं करते, लेकिन ये भी एक तरीके का सॉल्ट है, और ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी ये रिएक्शन। ठीक है, तो मेटल्स जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस ये रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, इसके लिए एक टेस्ट होता है, क्योंकि हमें इसमें पता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और हाइड्रोजन एक बर्निंग गैस, मतलब आसानी से जल जाती है, फ्लेमेबल है। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो उसके पास हम क्या लेके जाएंगे? उसके पास हम फ्लेम लेके जाएंगे, कैसी भी फ्लेम लेके जाएंगे तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगी? पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, फटते हैं ना पॉप पॉप, इस तरीके के साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, क्योंकि जब भी वो बर्न होगी तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जब भी रिएक्शन हो रही होगी, इस रिएक्शन के बाद जब भी आप फ्लेम लेके जाएंगे, ठीक है, आप कैंडल लेके जाइए या फिर किसी भी तरीके से उसको फ्लेम लेके जाइए, तो वो जो फ्लेम जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देगी तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो रही है। नहीं हो रही होगी तो पॉप साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। ठीक है, मेटल बिलो हाइड्रोजन, ये मैं आपको आगे भी समझा देता हूँ। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, Au गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, ये रिएक्शन नहीं देते। ये जनरली लीस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से भी, सो दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ये बात जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगी। देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब हमने मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं दूसरे मेटल सॉल्ट से। मेटल सॉल्ट जैसे हमने भी लास्ट स्लाइड में देखा कि ZnSO4, तो SO4 क्या है? एक मेटल की फैमिली, सॉरी सॉल्ट फैमिली से हो गया, और Zn क्या हो गया? मेटल हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा? मेटेलिक सॉल्ट, मेटल सॉल्ट बन गया। जिंक सल्फेट क्या हमारा? मेटल सॉल्ट है। NaCl अब क्या है? एक मेटल सॉल्ट है ना। तो ये सॉल्ट जो है, जब भी ये इन सॉल्ट को भी हमने फर्दर किसी रिएक्शन में किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवा ली। देखिए अभी तक जितनी रिएक्शन देखी है ना, फर्स्ट वाली हमारी नॉर्मल थी, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ देखा, देन हमने वाटर के साथ देखा, देन हमने क्या देखा? एसिड के साथ देख लिया, एंड फिर हम क्या कर रहे हैं? जो मेटल का सॉल्ट बना उसको फिर हमने मेटल के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, देखो अब रिएक्शन है, रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। अभी रिएक्शन हो रही है तो आपको समझना है कि कैसे क्या हो रहा है। अब ये इसलिए पढ़ रहा है कि हमें पता होना चाहिए कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या, यही मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, और इन्हीं इसी बेसिस पे मेटल्स को क्लासिफाई किया गया। सेम हमें नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को भी पढ़ना है। ओके, अब बात करते हैं इसको मेटल्स ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स। अब देखो हमने क्या किया, एक फेरस मेटल है और कॉपर सल्फेट एक मेटेलिक सॉल्ट है। आपको पता है कि SO4 लगा है तो एक सॉल्ट है, Cl लगा होगा तो एक सॉल्ट बना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना है। आपको और अच्छी तरीके से पहचानने आ जाएगा सॉल्ट्स क्या होते हैं जब आप एसिड बेस एंड सॉल्ट को कंप्लीट तरीके से पढ़ लेंगे। अभी के लिए आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल देखो, जब मैंने एक कॉपर सल्फेट सॉल्ट था, मेटल सॉल्ट था, उसको हमने Fe के साथ रिएक्शन करवाई तो उसने क्या बना दिया? कॉपर को निकाल दिया उसकी जगह से और खुद जाके सॉल्ट उसने बना लिया। ठीक है, एक दूसरा ही सॉल्ट बना लिया। Fe ने CuSO4 को के साथ रिएक्ट किया, लोहे ने CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन दिखाई, और FeSO4 को क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। FeSO4 को क्या कर दिया? सॉरी, CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस करके Fe खुद अपनी जगह पे आ गया, और Cu को उसने क्या किया? बाहर निकाल दिया। अब एक ने दूसरे की जगह ले ली, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ने दूसरी जगह ले ली ना, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल अलोंग विथ हाइड्रोजन
और नॉन मेटल आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर टू द रिएक्टिविटी। देखो ये साइड में रिएक्टिविटी सीरीज बनी है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम पोटेशियम होता है, फिर सोडियम रिएक्शन होता है उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, सब उससे कम जिंक, उससे कम फेरस आयरन, उससे कम लेड, पीवी जैसे साइन होता है, हाइड्रोजन उससे कम रिएक्शन होती है, उससे कम रिएक्टिव होती है कॉपर, उससे कम रिएक्टिव होती है मर्क्यूरी, उससे कम रिएक्टिव होता है सिल्वर, उससे भी कम रिएक्टिव होती है गोल्ड, और गोल्ड से भी कम रिएक्टिव होती है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम एक नोबल मेटल है ना, तो प्लेटिनम थोड़ा ज्यादा महंगा एक तरीके से कहूँ तो, ठीक है, क्योंकि उसकी रेडिएशन कम है तो जनरली लोग उसको यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स में भी, ठीक है, शौक है लोगों के, ठीक है, कह सकते हैं। ओके, सो ये जो सीरीज है ना सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इस सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि बताती है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। ऊपर वाले जितने ही ज्यादा रिएक्टिव इस तरीके से जो है रिएक्टिविटी बढ़ती हुई जा रही है। ओके, अब मोर रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम, वो सोडियम को रिप्लेस कर देगा, बट सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जैसे आपने एग्जांपल में देखा कि FeCO4 में CO4 CuSO4 के साथ रिएक्शन हुई तो उसने क्या किया, FeSO4 का बना दिया, CO को उसने बाहर निकाल दिया, बट हमने क्या किया फिर इसको फर्दर FeSO4 को इस बार CO के साथ रिएक्शन करवा दी, तो हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है ना। अब ये रिएक्शन नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो कॉपर है, देखो यहाँ कॉपर है ना, देखो इसको क्लियर करता हूं मैं। यहाँ देखो ये जो कॉपर है, ये कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, तो आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया बट कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल्स को उसके मेटेलिक सॉल्ट से रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल्स था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है, नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा नॉन मेटल, ठीक है। सेम हमें इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। यहां से आपको थोड़ा सा टॉपिक आसान लगने लगेगा, क्यों, क्योंकि आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, सेम उसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज किसकी होने वाली है, नॉन मेटल्स की होने वाली है, ठीक है। तो समझते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो कि कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है, डल होते हैं, ठीक है, मतलब शाइन नहीं करते, चमकते नहीं है, चमकदार नहीं होते, इनको पीट पीट के शीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि मेलेबल नहीं होते, इनको वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें भी सेम लिखा हुआ है थोड़ा, कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट और ड्रॉन इनटू वायर, ये दोनों एक साथ है, यहाँ एंड आना चाहिए। ओके, यहाँ तो ना इसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ना ही तो ये मेलेबल है ना ही ये डक्टाइल है, ये दोनों ही नहीं है, ठीक है। और क्या, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर और हीट को ट्रांसफर करने में सही से ट्रांसफर नहीं कर पाते, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली नहीं कर पाते, बट पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, पुअर कंडक्टर होते हैं। ओके, अभी तक जितने पढ़े तो मेटल्स क्या है, कैसे थे, गुड कंडक्टर थे, ये कैसे होंगे, प्योर कंडक्टर होंगे। तो देखा आपने कि ये सेम अपोजिट प्रॉपर्टी है, अपोजिट प्रॉपर्टी किसकी, मेटल्स है, ठीक है। तो सेम मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी, उन्हीं के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देना है मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। सो ब्रिटल का मतलब आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कोयला आपने देखा हो, कोयला जब भी आप उसको फेंक देंगे ना तो बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बट आप लोहे को फेंक देंगे ना तो लोहा टुकड़ों में नहीं बढ़ जाएगा ना। तो लोहा कैसा होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट कार्बन कैसा होता है, ब्रिटल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, सेम अपोजिट, कमजोर होता है, डल होता है, शाइनी नहीं होता, नॉन डक्टाइल होता है, नॉन मेलिएबल होता है, ठीक है, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और कंबाइंड स्टेट में अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होती है। ओके, सल्फर, ये फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है अर्थ की क्रस्ट में, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट, मेंटल कोर, आपने 3 लेयर पढ़ी होगी, फर्स्ट लेयर जो होती है सबसे बाहर वाली क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होता है अंदर। तो जो क्रस्ट लेयर होती है उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होता है, कंबाइंड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है। नॉन मेटल्स में नोबल गैसेस भी आती हैं, नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ठीक है, ये क्या होती है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट नहीं होती, नोबल गैसेस फ्री स्टेट में एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नोबल गैसेस मतलब जो कि रिएक्टिव नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिखाती है। ओके, उनको क्या बोलते हैं ना, नोबल गैसेस। जैसे सबसे कम रिएक्टिव मैंने बताया था ना कि प्लेटिनम है, तो एक तरीके से वो नोबल मेटल है, ठीक है, नोबल मेटल है, वो कम रिएक्टिव है। वैसे ही नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस मीन्स नॉन मेटल। नॉन मेटल जनरली जो होता है वो
गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको, ये जितने भी थे ये सारे हीलियम होगी, नियोन होगी, आर्गन होगी, क्रिप्टन होगी, जिनोन होगी, ये सारी गैसेस है और नोबल गैसेस यानी कि रिएक्शन शो नहीं करती है ना, इसलिए इनको नोबल गैसेस कहा गया है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, लास्ट स्लाइड में भी बात कर ली, इसमें भी देख लेते हैं। जनरली किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? गैस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गैस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ भी आपको एक्सेप्शन याद रखना है, वहां भी आपको याद करवाया था मैंने एक्सेप्शन, क्या कि मर्क्यूरी जो होता है लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। सेम जो मेटल्स, नॉन मेटल्स होते हैं वो गैस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या तो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, एक्सेप्ट ब्रोमीन जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हम किस पे बात कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। ओके, नॉन लस्ट्रस होते हैं, चमकदार नहीं होते, शाइनी नहीं होते हैं, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, शाइनी होता है, प्लेटिनम कैसा होता है? शाइनी होता है, ठीक है। तो ये जनरली लस्ट्रस नहीं होते, लेकिन एक्सेप्ट आयोडीन और ग्रेफाइट, ठीक है, ये कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ठीक है, ये शाइनी होते हैं, जब ये रिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है, जब भी इन पे लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन शो करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लस्ट्रस बोलेंगे। तो आयोडीन और ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद क्या है? लस्ट्रस है। देखो, नॉन मेटल कोई एलिमेंट नहीं है, पर्टिकुलर कोई एलिमेंट नहीं है, कार्बन का ही प्रोडक्ट है, कार्बन का ही प्रोडक्ट है ना, कार्बन का प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा, कार्बन का ही प्रोडक्ट है। तो मैं कह सकता हूँ कि कार्बन लस्ट्रस फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, नॉन लस्ट्रस फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लस्ट्रस फॉर्म में हमने कार्बन को ग्रेफाइट लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी वैसे जनरली कैसा होता है? नॉन लस्ट्रस होता है। कार्बन का जो मेन फॉर्म होता है वो कोल का फॉर्म होता है, जो कि नॉन लस्ट्रस है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा पुअर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है, कमजोर होते हैं, टूटते ही गिरते ही बिखर जाएंगे, जैसे कांच हो गया, गिरते ही बिखर जाता है ना, उस टाइप की प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन भी गिरेगा तो बिखर जाएगा, या फिर कोई ऐसा नॉन मेटल गिरेगा तो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। वैसे भी ये मोस्ट ऑफ द जो है गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो भी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। ओके, नॉन मेलिएबल है, यानी कि इनको पीट पीट के शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। नॉन डक्टाइल है, यानी कि इनको पीट पीट के वायर के फॉर्म में भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनका वायर भी नहीं बन सकता। ओके, लो डेंसिटी होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक आयरन डंबल, सॉरी एक आयरन डंबल का और कॉटन का, तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो कॉटन जैसी होगी, ठीक है, कम मास होगा पर यूनिट वॉल्यूम पे, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका जनरली लो होता है, ठीक है। नॉन सोनोरस होते हैं, यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जब भी इनको स्ट्राइक किया जाएगा, ठीक है, जब भी इनको पीटा जाएगा तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे मेटल कर रहा था ना, लोहे को पीटेगा तो टन दे आवाज करेगा, तो वैसे ही आवाज नहीं करते, ठीक है। सो ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब हम बात करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। यहाँ आपको बता दूं, यहाँ आपको कम चीजें पढ़नी है, क्योंकि मेटल ज्यादा रिएक्शन शो कर रहे थे, तो नॉन मेटल्स जनरली रिएक्शन में कम पार्टिसिपेशन दिखाएंगे आपको, ध्यान रखिएगा। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं मेटल्स। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो ज्यादा दे सकते हैं। बट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में बात करो तो जो नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और क्या बन जाते हैं? खुद एनायन बन जाते हैं। मेटल्स क्या बनते हैं? कैटायन बनते हैं। ये क्या बन रहे हैं? एनायन बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैसा नेचर है इनका? इलेक्ट्रोनेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। देते तो क्या हो जाती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके, ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात करें तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। वैसे बता दो, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल ही, तो ये नॉन मेटल रिएक्शन शो नहीं करता, ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, सॉरी 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 एक चीज छूट गई यहाँ पे, गलत हो गया। जैसे नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे S+O2 सल्फर ऑक्साइड। वहां मैंने शायद आपको गलत एग्जांपल लिख के दे दिया होगा, ध्यान रखिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। C+O2, कार्बन भी एक नॉन मेटल है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है? एक, ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। में थोड़ा गलत बोल गया था यहाँ पे, सॉरी उसके लिए। ओके, तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ओके, देन अगर सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो H2SO3 बनाएगा, जो कि होता है सल्फ्यूरस एसिड, जो कि
लिटमस को रेड कर देगा। क्यों? क्योंकि H2SO4 क्या है? एसिड है, और एसिड के टाइम पे जो लिटमस होता है वो रेड कलर का हो जाता है, ना कि ब्लू। तो हमें क्या पता चला कि SO2 क्या है हमारा? एसिडिक नेचर का। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है हमारा? एसिडिक नेचर का है। ठीक है, ओके। एसिडिक ऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉस्फोरस ऑक्साइड हो गया हमारा। ओके, न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, जो कि वाटर होता है हमारा। तो ये कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। एसिडिक नेचर के हैं और न्यूट्रल नेचर के। बेसिक नेचर के यहाँ पे हमें बात नहीं की है। अगर बेसिक नेचर का हो जाएगा तो कैसे हो जाएंगे? एम्फोटेरिक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो एम्फोटेरिक हो जाएंगे। उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ओके, ओके, यहाँ से हमें क्या चीज क्लियर हुई कि मेटल्स जो होते हैं रिएक्शन दिखाते हैं ऑक्सीजन के साथ और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने क्या किया है, थोड़ी मिस्टेक कर दी है, शायद वहाँ पे प्रिंटिंग एरर होगा, टाइपिंग एरर होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। नॉन रिएक्टिव मेटल्स, नॉन रिएक्टिव विथ वाटर, नॉन रिएक्टिव विथ वाटर। नॉन मेटल जनरली डोंट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती, मैं ऑक्सीजन के साथ बोल गया था, वाटर के साथ जो होते हैं नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस रिएक्ट करता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। जैसे नॉन मेटल्स जो होते हैं पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, फॉस्फोरस भी हमारा एक नॉन मेटल है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। यानी कि अगर इसे एयर का एक्सपोजर मिला, यानी ऑक्सीजन इसको मिली, तो ये क्या करेगा? उनके साथ रिएक्शन दिखा देगा, फट से रिएक्शन जो कर देगा, और क्या कर लेगा? मतलब बहुत विग्रस रिएक्शन दिखा सकता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? वाटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं? वाटर के अंदर ही स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नॉन मेटल्स क्या है, जनरली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करते। तो उनको बचाने के लिए, ठीक है, उनको ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको पानी के अंदर स्टोर कर देते हैं। और फॉस्फोरस हमारा किस में यूज होता है? मैचस्टिक में यूज होता है। ठीक है, रिएक्शन विद बेसिस, अगर रिएक्शन हमने एसिड के साथ रिएक्शन देखी थी मेटल्स की, नॉन मेटल्स के हम बेसिस के साथ रिएक्शन देते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। बस हमें याद रखेंगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अभी हमें इसे पढ़ना नहीं है। ठीक है, इस स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको मैंने करेक्ट कर दिया है कि जो नॉन रिएक्टिव विद वाटर, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, इसलिए उनको क्या कर सकते हैं? पानी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है विथ एयर, विथ ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो उसको बचाने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं? पानी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे वो रिएक्शन को शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे आपको मालूम है कि जो माचिस की तीली होती है, पानी भीग जाने के बाद नहीं जलती। क्यों नहीं जल पाती? क्योंकि उसका जो फॉस्फोरस होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, तो यही इसका जो बेस है कि ये है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। इसलिए कुछ मेटल्स को हम लोग पानी के साथ, पानी में स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ओके, सो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपको। और यहाँ पे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्लियर होता है। आई होप कि क्लियर हो गया। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था, थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन उसको हमने करेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन, वो है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स है। अब हमें जो चैप्टर था उसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को ही पढ़ना था, बट हम मेटालॉइड्स को भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। देखो, अब हमें पता चल गया कि कुछ ऐसे थे जिनके पास प्रॉपर्टीज थी, मेटल्स की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, नॉन मेटल्स की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। बट हमारे पास कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स आ गए जिनके पास ये दोनों प्रॉपर्टी है, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी है। तो कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की। तो अब इनको हम क्या बोले? तो हमने उसके लिए एक नया टर्म दे दिया, मेटालॉइड। क्या दे दिया हमने उसको? नया टर्म, मेटालॉइड। एग्जांपल में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलुरियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। इसको बस आपको याद रखना है कि हाँ ये होते हैं, इनके पास क्या होता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। सामने आपके सामने पिक्चर लगी है, देखो आप, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टेलुरियम है, एंटीमनी है। आर्सेनिक वैसे भी बहुत ज्यादा पॉइजनस होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे जो था मेटल खत्म हो गया। अब बात करेंगे हम यूजेस, मेटल की यूजेस की बात करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले जो मेटल है कॉपर, एल्यूमिनियम की बात करें तो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज होता है कॉपर और एल्यूमिनियम। आपके जो घर में होता है जनरली कौन से वायर यूज होते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर यूज होते हैं।
ठीक है। कॉपर का एक यूज हो गया। जिंक का एक यूज है कि वो गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है, यानी कि आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं जिंक को। ओके। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम यूज होता है ज्वेलरी पर्पसेस पे, ठीक है, ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरी में। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम बर्तन बनाने में यूज होता है और मशीन के पार्ट्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। यानी कि आयरन जो होता है उससे हम मशीन के पार्ट्स बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं कॉपर से भी और आयरन से भी, एल्यूमिनियम से भी बर्तन बनते हैं, ठीक है। मरकरी कहाँ पर यूज होती है? मरकरी यूज होती है थर्मामीटर पे। ये मेटल्स पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। लेड ऑटोमोबाइल्स बैटरी में यूज होती है। लेड कहाँ पे यूज होती है? बैटरीज में यूज होती है, ठीक है। एलॉय फॉर्मेशन में भी यूज होती है, एलॉय में आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन ऑटोमोबाइल्स बैटरी में यूज होती है। मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? याद करो, बायो में आपको बताया था कि क्लोरोफिल होता है कहाँ पे हमारा? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करवा रहा है? मैग्नीशियम। अल्टीमेटली क्या क्लोरोफिल हेल्प कर रहा है? क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम प्रेजेंट है। तो वो किसके रिलेशनशिप है? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यानी मैग्नीशियम किसमें हेल्प कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। नोबल मेटल जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, रोडियम हो गया, ये क्या होते हैं? एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एलिमेंटल स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं जनरली, ठीक है। जैसे गोल्ड, आपने सुना होगा कि 24 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है, 18 कैरेट गोल्ड है। तो ये कैसे क्लासिफिकेशन है? देखो, जो प्योर होता है ना गोल्ड, उसको बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड, बट वो जनरली क्या होता है? थोड़ा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है ना। तो उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए उसका जो शेप है उसको मेंटेन करना। आपको पता है कि गोल्ड के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो मेलेबल हो सकता है, डक्टाइल हो सकता है, यानी कि सीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है कि आपने जो ज्वेलरी की डिजाइनिंग की है उसके शेप में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं टाइम के बाद। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए 24 कैरेट जो गोल्ड होता है ना, एकदम जो प्योर गोल्ड होता है, उसमें हम क्या करते हैं? कॉपर और सिल्वर की मिक्सिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है? उसकी प्योरिटी कम हो जाती है और वो 22 कैरेट का गोल्ड हो जाता है। और जनरली जो मार्केट में आप गोल्ड खरीदते हैं वो 22 कैरेट गोल्ड होता है, ठीक है। तो ये गोल्ड के बारे में बात थी इंफॉर्मेशन पर्पसेस। नोबल मेटल्स होते हैं, ठीक है, जनरली कम रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम बेस मान के चलते हैं, ओके। तो ये हो गया मेटल्स की यूज। अब नॉन मेटल्स के कुछ यूज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन आपको सुनने में आएगा कि मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है। इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है, इलेक्ट्रॉन की इसको जो नंबर होते हैं वो डिफरेंट होता है। तो ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करता है, मेटल्स की प्रॉपर्टी शो होता है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है। कुछ लोग इसको बोलेंगे कि नॉन मेटल है, कुछ बोलेंगे कि मेटल है, ठीक है, लेकिन इसको आपको नॉन मेटल मान के चलना है, ओके। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, अमोनिया बनाने में यूज होता है। अमोनिया कहाँ यूज होता है? फर्टिलाइजर में यूज होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने में हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन की बात करें तो लिक्विड वाला जो नाइट्रोजन होता है वो कहाँ यूज होता है? रेफ्रिजरेंट पे यूज होता है, ठीक है, किसी चीज को जमाने के लिए यूज होता है। और ह्यूमन के जो ऑर्गन होते हैं, आपने सुना होगा कि ऑर्गन डोनेशन होता है, तो जब हम ऑर्गन डोनेट करते हैं उसको कहाँ स्टोर किया जाएगा? उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करते हैं, ओके। तो स्टोरेज पर्पसेस के लिए लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है। सल्फर यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज करने को। सल्फर ड्रग बनाने में यूज होता है, ठीक है। और वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड गन पाउडर, ठीक है। गन पाउडर और रबर में वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड गन पाउडर क्या होता है? जो रबर होता है, ठीक है, उसको और जो गन पाउडर होता है उसको हम क्या करते हैं? सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। जो नेचुरल रबर है उसको सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं, ताकि उससे क्या होगा? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, और ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है रबर, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन बोलते हैं, ओके। जिसमें हम क्या कर रहे हैं? रबर, जो नेचुरल रबर है उसको सल्फर के साथ हीट कर देते हैं, ठीक है। गन पाउडर को क्या करेंगे? सल्फर के साथ हीट कर देंगे, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ओके। तो इस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन भी बोलते हैं। फॉस्फोरस क्या होता है? फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। सिलिकॉन किस में यूज होता है? सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज होता है, माइक्रोचिप्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। जो आपके फोन के प्रोसेसर्स होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन यूज होता है। क्लोरीन किस लिए यूज होता है? डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसमें हम क्लोरीन मिलाते हैं, जिससे क्या होता है? पानी थोड़ा प्योर हो जाता है। उसमें जो ग्रोथ हो रही होती है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसकी वो रोकता है, उसको डिसइंफेक्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर सकता कि इसके क्या यूज होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रीथिंग काम करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये केस में सपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन, ब्रीथिंग सपोर्ट सिस्टम। आयोडीन किस लिए यूज होता है? एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है, हीलिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, ओके। और आयोडीन के बहुत सारे यूजेस हमारी बॉडी फंक्शंस में भी है, ठीक है। तो आयोडीन भी क्लियर है, आयोडीन का एक फंक्शन एंटीसेप्टिक्स भी है, ठीक है। तो ये यूजेस हो गए नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट जो आता है वो आता है अलॉय। अलॉय, ठीक है। अब ये अलॉय क्या होते हैं? देखो, हमने क्या किया,
हमें मेटल्स पता है, नॉन मेटल्स पता है, ये तो प्योर फॉर्म में हो गए। हमने क्या किया, दो प्योर मेटल या दो प्योर नॉन मेटल को क्या किया, आपस में मिक्स कर दिया। क्या किया, मिक्स कर दिया। मेटल और नॉन मेटल को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब एक नया मिक्सचर बन गया। ठीक है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब उसमें सब होमोजीनियस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम उसको अलग अलग नहीं करके बता सकते कि हाँ ये कार्बन वाला पार्ट है, ये हमारा कार्बन का पार्ट है, ये हमारा आयरन का पार्ट है, या फिर हमारा जिंक का पार्ट है, ये हमारा किसी दूसरे मेटल का पार्ट है। आप उसको अलग अलग नहीं बता सकते, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नमक को पानी में घोल दिया तो क्या होगा, आप उसमें नमक को पहचान पाएंगे कि यहाँ नहीं, ये हमारा नमक है, ये हमारा पानी है, नहीं कर पाएंगे। सी अलोई भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें हम दो या दो से ज्यादा मेटल को आपस में मिक्स कर देते हैं और होमोजीनियस बना देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। और जो वो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, अलॉय बोलते हैं। कैसे बनता है, क्रिएट बाय मिक्सिंग एलिमेंट एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे भी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से मिक्स कर लो और एक नया अलॉय बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, मोस्ट सिंपल एग्जाम्पल, आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील है कि नहीं है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, आयरन को मिला दिया, कार्बन को मिला दिया, क्रोमियम मेटल को मिला दिया, निकल को मिला दिया, और निकल मिला के क्या किया, एक नया हमने मिक्सचर बना दिया, और एक नया अलग बना दिया जिसका नाम हमने दिया स्टेनलेस स्टील। ठीक है, किस लिए यूज होता है, बर्तन बनते हैं स्टेनलेस स्टील के, आपके घर में बर्तन होंगे स्टेनलेस स्टील के। ठीक है, ब्रोंज, आपने मेटल सुना होगा, ब्रोंज मेटल, वो किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन के, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपने ब्रास सुना होगा, ब्रास क्या होता है, ब्रास एक अलॉय होता है जो किससे मिलकर बना है, कॉपर और जिंक से। वैसे ही हमने कॉपर और टिन को मिला दिया तो ब्रोंज बन गया। ठीक है, निकल, क्रोमियम और आयरन, इन तीनों को मिला दिया तो हमें क्या बन गया, नाइक्रोम बन गया। ठीक है, नाइक्रोम बन गया। आयरन को मिला दिया, एल्यूमिनियम को मिला दिया, निकल को मिला दिया, कोबाल्ट को मिला दिया, इन चारों मेटल को मिला के, नॉन मेटल मिला के क्या बन गया हमारा, एल नाइक्रो। ठीक है, एल नाइक्रो। तो हमने जब बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल को एक दूसरे से मिक्स किया, एक या दो, सॉरी दो या दो से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स को मिक्स करके जब हमने नए नया ही एक चीज बना दी, नया ही एक चीज बना दी, उसको हमने बोला है अलॉय। ठीक है, ये एग्जांपल है, आपको याद रखनी, ब्रास, ब्रोंज, नाइक्रोम, एलिनो। ठीक है, एलिन को भी आप याद नहीं रखेंगे तो ब्रांज और ब्रोंज तो आपको याद ही रखना है कि कॉपर और जिंक होता है, और स्टेनलेस स्टील याद रखना है कि इसमें क्या होता है, आयरन, कार्बन और क्रोमियम और निकल। ठीक है, स्टील किससे मिलकर बना होता है, आयरन और कार्बन से। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बनता है, आयरन, कार्बन, क्रोमियम। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ये देखो अलोय स्टील हो गया, ब्रास लगा है, ये ब्रोंज होता है ऐसा। ठीक है, देखने में मेटल जैसा दिख रहा है बट एक्चुअल में मिक्सचर है मेटल्स का। ठीक है, ठीक है, ये जो था एलॉय हमारा खत्म हो गया, बेसिक जो था वो खत्म हो गया। अब मेटलर्जी। अब जैसे आपको मालूम है कि बहुत सारी ब्रांचेस होती है जो केमिकल के बारे में स्टडी करती है, वो केमिस्ट्री होती है। जो मतलब लिविंग थिंग से डील करती है वो बायोलॉजी होती है। बायोलॉजी में भी जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उनको जूलॉजी बोलते हैं, जो प्लांट की स्टडी करते हैं उसे बॉटनी बोलते हैं। वैसे ही सेम मेटल्स, केमिस्ट्री के अंदर जब हम मेटल्स की स्टडी कर रहे हैं ना, मेटल एक्सट्रैक्शन की, मेटल को निकालने की ओर से, उस स्टडी को हम, उस ब्रांच को हम बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। देखो हमें मेटल्स कहाँ से मिलते हैं, हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं किस फॉर्म में, अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं हमें, अर्थ की क्रस्ट के फॉर्म, क्रस्ट में मिलते हैं ओर के फॉर्म में। ठीक है, और क्या है, जनरली बड़े बड़े रॉक होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनमें क्या होता है, मेटल का कंटेंट प्रेजेंट होता है, मेटल के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेटल या मिनरल्स के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स नहीं बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे, जो कि हमारे लिए इसेंशियल है। तो मेटलर्जी क्या है, ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है किसके साथ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किस तरीके से मेटल निकाला जाएगा ओर से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मेटलर्जी के अंदर क्या होता है, हम लोग मेटल को रिफाइन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक मेटल अलॉय। ये जो होती है ये मेटलर्जी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, या फिर मैं कहूंगा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ओके, की टर्म्स आपको याद रखने, गैंग। देखो हमें क्या हुआ कि अर्थ की क्रस्ट में ओर मिल गए, किसी भी मेटल का ओर मिला, जैसे मान लो मुझे आयरन का ओर मिल गया, आयरन ओर मिला, यानी कि मुझे एक अर्थ की क्रस्ट में, यानी कि जमीन के अंदर, ठीक है, वहां पे मुझे क्या मिल गया, आयरन की ओर मिल गया, आयरन के एक ऐसे ऐसे रॉक मिले जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयरन मेटल प्रेजेंट है बहुत लार्ज क्वांटिटी में, या फिर मैं कहूँ कि गोल्ड प्रेजेंट है बहुत लार्ज क्वांटिटी में, तो वो क्या हो जाएगा, वो ओर हो जाएगा। वो जो गोल्ड है एक तरीके से क्या हो जाएगा, मिनरल हो जाएगा हमारे लिए, है ना। ठीक है, दोनों टाइम को क्लियर हो गया कि और क्या है, जो मुझे रॉक मिला, अब जो उसको रिफाइन करके जो चीजें मैं निकाल लूँ वो मेरे लिए क्या है, मिनरल्स है। ठीक है, तो गैंग क्या हो गया, अब देखो गैंग जब भी हमने ओर निकाला तो उस ओर में कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होगी, उसी इंप्योरिटी को हमने एक नया टर्म दे दिया है, गैंग, GANGUE, गैंग। ठीक है, तो गैंग को हम सेपरेट करते हैं जिससे हमें जो भी मिनरल्स है वो आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक नया टर्म है फ्लक्स। ठीक है, सुनने में आपको आएगा इसलिए आपको बता रहा हूँ फ्लक्स क्या होता है। देखो
जनरली हम जो चीजें ओर से निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, उसको गर्म करके पिघला देते हैं, ठीक है, गर्म करके पिघला देंगे। तो जो बॉयलर होता है, बॉयलर को हम फर्नेस भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जो बॉयलर होता है या फिर जो हीटर होता है, उसमें हम ओर तो डालेंगे बट उसके साथ कुछ ऐसी चीजें डालते हैं जो कि इम्प्योरिटीज को अलग कर देती है, इम्प्योरिटीज को अलग कर देगी। तो वो जो चीजें हमने डाली है उस पर्टिकुलर ओर के अंदर, उस गैंग को रिप्लेस करने, रिमूव करने के लिए, उसको हमने कहा है फ्लक्स। तो फ्लक्स जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, ठीक है, ये हम डाल देते हैं आयरन ओर में, सॉरी, ये हम डाल देते हैं ओर के अंदर, जिससे क्या होता है, कुछ इंप्योरिटीज होती है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, उस इंप्योरिटी को बाहर निकाल देता है, उस इंप्योरिटी को सेपरेट कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है, और आपको प्योर जो मिनरल है या फिर जो मेटल है आपको मिल जाता है। मेटलर्जी क्लियर, ओके। की स्टेप क्या है, देखो, क्रशिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, जो भी ओर मिलता है उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है, क्रश कर देते हैं और ग्राइंड कर देते हैं। कंसंट्रेशन क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं वैल्यूएबल पार्ट ओर से, ठीक है, गैंग अलग करते हैं, और गैंग को अलग कर दिया, और जो वैल्यूएबल पार्ट है, जो मिनरल वाला पार्ट है, उसको अलग कर लिया। अब उस मिनरल में से क्या करते हैं हम लोग, उस मेटल को निकालते हैं। ये मेटल जो होता है ये कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकता है और फ्री फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कंबाइंड फॉर्म में बात करो, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम किसके साथ प्रेजेंट है, सल्फेट के साथ प्रेजेंट है, तो मैग्नीशियम में से हम सल्फेट को अलग कर देंगे, मैग्नीशियम प्योर हम निकाल लेंगे, ये हमारा डिजायर्ड मेटल है। वैसे ही तो हम क्या करते हैं, डिजायर्ड मेटल को निकालते हैं, देन उसका क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, उसको फिर से रिफाइन करते हैं, जो भी मेटल निकलता है उसको प्योर कर देते हैं। तो ये जो होती है की स्टेप्स होती है मेटलर्जी के अंदर। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी ना। तो ये था। अब बात करते हैं एलिमेंट्स। तो अब वापस हम एलिमेंट्स में क्यों आ गए, हम समझने वाले हैं कि हमें क्या समझ में आया इस लेक्चर के अंदर। तो एलिमेंट्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है, जो कि और नहीं सिंपलर फॉर्म में तोड़ा, सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है, ये प्योर है तो प्योर है। क्लासिफिकेशन में पता चला कि जो मेटल्स हैं वो जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के फॉर्म में क्लासिफाई किए गए हैं। इसमें नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस वैसे नॉन मेटल का पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जांपल, हाइड्रोजन एक मेटल है, कार्बन एक मेटल है, ऑक्सीजन एक, सॉरी, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, वैसे होगा ये नॉन मेटल है, ठीक है। एक चीज आपको जो ध्यान रखनी, एटम, एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नॉट एन सब्सटेंस, सब्सटेंस नहीं बोल रहा, एक पार्टिकल है जिससे सब्सटेंस मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एटम हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन के एटम से मिलकर हाइड्रोजन बना है, कार्बन के एटम हो सकते हैं, ऑक्सीजन के एटम हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, सल्फर इज मेड ऑफ सल्फर मेटल, ठीक है, सल्फर जो मेटल होगा वो किससे मिलकर बना होगा, सल्फर से। ऑक्सीजन किससे मिलकर बना होगा, ऑक्सीजन के मेटल से, है ना। तो ये एटम, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब सबसे छोटी जो यूनिट है, इसमें किसी चीज को तोड़ते हुए जाऊंगा तो सबसे छोटा क्या तोड़ सकता हूं मैं, वो चीज है, ठीक है। सेपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेपरेशन का मीन्स क्या होता है, जब दो चीजों को अलग करने की बात करते हैं, जब वो अलग अलग हो जाती है उसको और ज्यादा अलग नहीं किया जा सकता, उसको हमने एलिमेंट बोला था, बट उसको छोटा तो किया जा सकता है। तो जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसको हम एटम बोलते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट्स की बात करें, फिजिकल चेंज, एटम्स जो होते हैं, एटम्स की बात करें तो एटम्स जो होते हैं वो फिजिकल चेंज के अंदर नहीं जाते। जो जिस भी एटम का मतलब, जो भी एटम है वो अपने एक्चुअल फॉर्म में ही रहता है, उसका कोई फिजिकल चेंज हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। द एटम्स ऑफ, जैसे मान लो मैं कहता हूँ वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब वाटर को मैंने क्या किया, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, उसके जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो एटम्स वो चेंज हो जाएंगे, नहीं होंगे चेंज। उसका जो अपीयरेंस है एलिमेंट का, वो जो अपीयरेंस है कंपाउंड का वो चेंज हुआ है, ठीक है, उसके मेटल चेंज नहीं हुए। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लोहे को क्या किया, बहुत ज्यादा हीट दे दी, ऐसा मोल्टन स्टेट में हो गया, लिक्विड स्टेट में, पानी की तरफ बह तो नहीं सकता, लोहा जो होता है पानी की तरफ बह नहीं सकता ना, मोल्टन स्टेट में चला जाता है कि उसको मोड़ोगे तो आसानी से मुड़ जाता है, इस स्टेट में चला गया। तो क्या उस स्टेट में जो आयरन के जो एटम्स होंगे चेंज हो जाएंगे, नहीं चेंज हुए होंगे, फिजिकली चेंज नहीं हुए हैं, वो है सेम, बट हमें उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो चेंज हो गई, और बस उसका शेप, उसका जो स्टेट था, फिजिकल स्टेट था, बस वो चेंज हुआ। एटम का फिजिकल स्टेट कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है। जो टोटल एलिमेंट है वो करंटली 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से नेचुरली जो हमें मिले हैं वो 92 एलिमेंट्स है, ठीक है, ये थोड़ा फैक्ट वाली बात है, ध्यान रखिएगा। 118 टोटल एलिमेंट है, जिसमें से 92 हमें नेचर से मिले हैं, नेचर से मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है बाकी हमने खुद से बना लिए हैं ना, रेडिएटिव, ठीक है। मेटल्स की बात करें तो मेजोरिटी क्या है, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है, मेटल्स है, अराउंड 80% ऑफ द एलिमेंट मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो लेस देन 20, और मेटलर्स की बात करें तो गिनती के 7 होते हैं, ओके। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूशन की बात।
तो यहाँ पे जो हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर था वो क्लियर हो गया होगा। आई होप कि कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको। और जो भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मेटल्स के एग्जांपल हैं कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबीडियम, फेरस, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जितने भी एग्जांपल हैं बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये मेटल होते हैं। नॉन मेटल की बात करो, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, सॉरी सिलिकॉन तो मेटलॉइड हो गया, फॉस्फोरस, आर्गन, क्लोरीन, जिनोन, नियोन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बस आपको नाम पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला, सॉरी केमिकल सिंबल आपको याद नहीं करना, मॉलिक्यूलर सिंबल आपको याद अभी करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, पहचान सकते हैं क्या ये चीज क्या होती है, मेटल होती है कि नॉन मेटल होती है। सो बेस्ड ऑन द टॉपिक, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल एट अ रूम टेम्परेचर। देखो मैंने कहा था कि क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, और एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा आया है कि मेटल, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है एट अ रूम टेम्परेचर। सो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड मतलब बताया था आपको स्टार्टिंग में, कौन सा मेटल था बताइए। क्या वो सोडियम था? नहीं, सोडियम तो नहीं था। पोटेशियम तो नहीं था। लेड भी नहीं था। ऑप्शन बी मरकरी। ठीक है, ऑप्शन बी मरकरी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स जनरली ब्रिटल नहीं, कमजोर नहीं होते, मेलेबल होते हैं, पुअर कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होते, और नॉन सोनरस भी नहीं होते क्योंकि उनके अंदर सोनरस प्रॉपर्टी होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ फिर से करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल हैज द हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ऐसा, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है भूल गए क्या? याद है? याद है ना मैं कि जब भी किसी भी मेटल को खींचा जाता है, ठीक है, तो वो आसानी से नहीं टूटा जाएगा। पुल करने पे, स्ट्रेच करने पे वो आसानी से नहीं टूटता। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हमने उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला था। और सबसे ज्यादा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो होती है किसकी? किसकी होती है? टंगस्टन। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, सॉरी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू बी ड्रोन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड। अरे ये क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी? क्या वो मेलेबल है कि डक्टिलिटी है? कंडक्टिविटी तो चलो ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी समझ में आता है। सोनोरस सिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। अब बताइए मेलेबिलिटी होती है कि डक्टिलिटी होती है? तो यहाँ आपको डाउट क्रिएट हो सकता है, और आपको ध्यान रखना है कि डक्टिलिटी की, सॉरी, वायर की बात करें तो हमेशा क्या होगा, डक्टिलिटी होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, मेलेबल का मतलब शीट होता है, ठीक है, डक्टिलिटी मतलब वायर से रिलेट करके रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ आपको गलती करने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपको टर्म्स क्लियर रखनी है अपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है मेटल की? हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये तो प्रॉपर्टी है, तो ये तो हो नहीं सकता, हमें नहीं पूछा गया। पुअर कंडक्टिविटी, लो, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होता है कि जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है, मतलब गुड कंडक्टर है। तो ये तो, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेलेबल होते ही हैं और लस्ट्रस होते हैं, तो मतलब ये नहीं हो सकता, लेकिन नोट पूछा गया, ध्यान रखिएगा, नोट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब मेटल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, न्यूट्रल ऑक्साइड बनेगा, बेसिक ऑक्साइड बनेगा, एम्फोटेरिक। तो मेटल ऑक्साइड जब भी रिएक्शन देगा ऑक्सीजन के साथ, तो आपको याद रखना है कि कौन सा ऑक्साइड बनेगा, बेसिक ऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। अगर नॉन मेटल की बात पूछे तो एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, और ऐसे कुछ ऑक्साइड बनेंगे जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी तो एम्फोटेरिक होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, विच मेटल इज स्टोर इन कैरोसिन टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन आया कि कौन सा मेटल को केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हमें बचाना है। तो हमें पता है कि मेटल्स की बात पूछी गई है ना। तो कौन सा मेटल है कि जो, जिसको हमें बचाना पड़ता है ऑक्सीडेशन से, कि वो नेचुरल रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन शुरू कर देगा, नहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शुरू कर देगा। एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल नहीं है। आयरन भी मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, लिस्ट नहीं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है। सोडियम, यस, हाई रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल है। कॉपर तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सोडियम को हम केरोसिन के अंदर, केरोसिन तेल के अंदर, ऑयल के अंदर डुबो के रखते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ ब्राइट फ्लेम टू फॉर्म। क्या बनता है जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ब्राइट फ्लेम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? मैग्नीशियम कार्बोनेट तो बनेगा नहीं, और मैग्नीशियम क्लोराइड भी नहीं बनेगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा? दो ऑप्शन है आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बताइए, बताइए। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन फॉर्मेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्राइट लाइट कब भी फॉर्म होगी जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है,
रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होता है? एक्सपोजर टू द ड्राई एयर, नहीं, ड्राई एयर में कभी आयरन का रिएक्शन नहीं हो, आयरन का रस्टिंग नहीं होती, आयरन का रस्ट नहीं पड़ती। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करने पे रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है, जनरली नहीं होती। ओके, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, यस, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्सपोजर टू द हाई टेम्परेचर, नहीं, हाई टेम्परेचर पे तो वैसे ही रस नहीं लगेगी उसको, कंडक्शन जब तक होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी या फिर टेम्परेचर होगा तो आसानी से उस पर जंग नहीं लगती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, द गैस इन्वॉल्व वेयर मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। अब देखो क्वेश्चन आ गया रिएक्शन से, देखो क्वेश्चन आया रिएक्शन से, आपको पता होना चाहिए जब भी किसी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो वहां पे क्या मिलेगा हमें, वहां पे कौन सी गैस देखने को मिलेगी, हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी, साथ में सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो अलग है, बट आपको कौन सी गैस देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। और इसको टेस्ट कैसे करना है, पॉप साउंड आता है, जब भी इसको फ्लेम लेके जाएंगे इसके पास, जब भी ये बर्न होगी तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल से आया है कि नॉन मेटल से जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताइए, नहीं होते गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेलेबल होते हैं क्या, नहीं, मेलेबल भी नहीं होते भाई, ये तो आसानी से टूट जाते हैं ना, तो ब्रिटल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। लस्ट्रस नहीं होते, एक्सेप्शन है आयोडीन और ग्रेफाइट का, ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस, लो आ गया सीधा, मैंने अभी लास्ट स्लाइड पे इसका आंसर बता दिया तो इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन होता है लस्ट्रस, ऑक्सीजन नहीं होता, सल्फर नहीं होती, नाइट्रोजन नहीं होती लस्ट्रस। ठीक है, विच गैस इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये तो यूजेस से क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, जो यूज की जाती है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, गैस की जगह पे यहाँ पर हम एलिमेंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन वैसे तो गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ऑक्सीजन यूज होती है क्या, नहीं, क्लोरीन यूज होती है, यस, क्लोरीन होती है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रोजन यूज नहीं होती, हीलियम भी यूज नहीं होती, हीलियम तो वैसे ही नॉन लीस्ट एक्टिव है, सॉरी नोबल गैस है तो रिएक्शन वैसे ही नहीं हो करेगी। ओके, तो ये क्लियर हो गया हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। देखो मोस्ट ऑफ द आंसर बी ही आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड, अब हम लोग रस्टिंग को बचाने के लिए जिंक की कोटिंग करते रहे आयरन के ऊपर, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, अलॉय, नहीं, अलॉय नहीं बोला है, ये नहीं होगा, एनिडिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको आगे पढ़ना है, अभी आपकी बात नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमें पता है करेक्ट है, गैल्वेनाइजेशन होती है प्रोसेस जिसमें हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर ताकि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना करे और ऑक्सीडाइज ना हो। ओके, विच नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन सा नॉन मेटल यूज होता है ना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अब याद करनी पड़ेगी सर, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा था, हमें तो याद ही नहीं है क्या होता है फोटोसिंथेसिस, नहीं भाई याद होना चाहिए, और उस टाइम पे आपको याद होना चाहिए कि जो मेन जो गैस यूज होती है वो होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ ही, ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। में क्या यूज हो रहा है, विच मेटल नॉन मेटल इज यूज्ड फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन अब कहेंगे सर इसमें तो हमने देखा था कि जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो हम यूज कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने खाली ऑक्सीजन क्यों लिखा, तो देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो रहा है, तो इस पे हम ये नहीं कह सकते कि खाली ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, इसमें जो है ऑप्शन सारे ही गलत है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट गैस यूज होती है नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल जो यूज होता है वो क्या होता है हमारा, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसके दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, इसका इसमें ऑप्शन ए, सॉरी ऐसा ऑप्शन आया होता है कि बी और सी करेक्ट है, बी और डी करेक्ट है, तब आप बता पाते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है बट आपको समझना होगा कि इसमें कौन सी गैस यूज होती है, फोटोसिंथेसिस में जो मेनली गैस यूज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन भी एक नॉन मेटल और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल, यानी कि दो नॉन मेटल जो कि कार्बन और ऑक्सीजन है यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, उसका दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालॉइड, इसमें से कौन सा मेटालॉइड है, ठीक है, कॉपर हमारा एक मेटल है, एल्यूमिनियम हमारा एक मेटल है, सोडियम हमारा एक मेटल है, सिलिकॉन हमारा एक मेटालॉइड है, नॉन मेटल नहीं है, मेटालॉइड है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। यूज क्या होता है, माइक्रोचिप्स बनाने में, ठीक है, माइक्रोचिप्स बनाने में मेटालॉइड है, यानी कि इसके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी भी है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, इसलिए फोन में कंप्यूटर्स में जितने भी मतलब आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उन सब में क्या होता है, फंक्शनिंग प्रोसेसर बनाने में यूज होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ब्रास, ब्रास इज अलॉय ऑफ, ब्रास किसका अलॉय है, कॉपर जिंक का, कॉपर टिन का, ठीक है, इसका जवाब आपको देना है कि क्या है, बताइए। तो
इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा, कॉपर और जिंक के मिलाने से क्या बन रहा था, ये बन रहा था ब्रास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। कॉपर और टिन को मिलाने से क्या बन रहा था, ब्रोंज बन रहा था। ठीक है, तो ये हमारा गलत आंसर है। आयरन और कार्बन को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, स्टील बन जाएगा। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिला देंगे से हमारा बन जाएगा क्या, मैंगेलियम। क्या बोलते हैं, मैंगेलियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के जो अलग होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेलियम। ठीक है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ब्रास का पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय। हमें पता है कि स्टील किसका अलॉय है, आयरन और कार्बन का। स्टेनलेस उसे कौन बनाता है, क्रोमियम मेटल। ठीक है, जब भी उसमें क्रोमियम ऐड कर देते हैं वो स्टेनलेस हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट स्लाइड, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर से सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स हम किसके बनाते हैं, लोहे के नहीं, जिंक के नहीं, कॉपर के। यस, कॉपर के हम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, सिल्वर के भी सबसे ज्यादा जो कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कंडक्शन कर सकता है सिल्वर। ठीक है, हाईली कंडक्टिव होता है सिल्वर। बट हम लोग सिल्वर के वायर नहीं बना सकते, क्यों, सिल्वर बहुत ज्यादा महंगा है, क्योंकि नोबल मेटल है। ठीक है, तो उससे हम वायर को नहीं बना सकते। बट उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि वो सबसे ज्यादा डक्टाइल है। नेचर में बात करूँ सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा मेटल है हमारा, सिल्वर। बट हम उसके वायर नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और लोग उसे खरीद नहीं सकेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कॉपर। ओके, द नोबल मेटल यूज्ड इन ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स। अब ज्वेलरी में कौन सा मेटल यूज होता है, तो एल्यूमिनियम की ज्वेलरी नहीं बनती, जिंक की भी ज्वेलरी नहीं बनती, आयरन की भी ज्वेलरी नहीं बनती, प्लेटिनम यूज होता है ज्वेलरी में, और ये एक नोबल मेटल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, सो ये जो था हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहाँ पर, और आज का जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे फ्यूचर में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमएस, नवोदय स्कूल या फिर किसी भी तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 9th बेसिस 6th बेसिस पे, तो हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आपके लिए फाउंडेशन बेस्ड ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ बच्चों के लिए क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, मेंटरशिप प्रोग्राम की बात करें तो उसमें जनरली आपको जो आपका सिलेबस है तो करवा ही जाएगा, साथ में आपको डाउट क्लियरेंस क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, डाउट आपका क्लियर किए जाएंगे, डे वाइज चेकिंग होगी, एंड देन आपके टेस्ट होंगे, उस बेसिस पे आपको रैंक दिया जाएगा, और आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन को सीधे डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वहाँ आपको बहुत ही सिंपल यूजर इंटरफेस के साथ आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।